ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? पहला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, कि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी हो। ये सब चीज मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि कोई भी चीज ज्यादा मतलब ऊपर नीचे ना हो, एक स्मूथ तरीके से इकोनॉमी चले, जैसे प्राइस लेवल स्मूथ हो, एम्प्लॉयमेंट रेट स्मूथ हो, जीडीपी स्मूथ हो, जीडीपी ग्रोथ रेट स्मूथ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचना भी जरूरी है कि सब लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर सब लोग को नहीं मिल सकता है तो एटलीस्ट उन लोगों को मिले जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को राजी है। ओके, तो और मैंने इस कल के क्लास में वेज रेट के जहां तक एम्प्लॉयमेंट का बात है, तो एम्प्लॉयमेंट को भी मैंने क्लासिफाई किया था। जैसे कि एक मिनट, मैंने कल के क्लास में ये बोला था कि अनएम्प्लॉयड एक्चुअली कौन होते हैं, हु आर अनएम्प्लॉयड। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो लोग जानबूझ के काम करना नहीं चाह रहे। ठीक है, मतलब उनको मनी नहीं है काम करने का, दे प्रेफर लेजर ओवर लेबर। ओके, दे आर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। एंड हु आर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वो है जो लोग काम करना चाह रहे हैं, मतलब willing to work but not getting a job, तो not सपोज getting। अगर किसी के पास बहुत पैसा है और वो काम नहीं कर रहा है, अपना पैसा उड़ा रहा है, वो तो वो वॉलंटरी, वॉलंटरी। हाँ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। और हम लोग जब स्टडी करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो हम लोग एक्चुअली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को ही स्टडी करते हैं। वी डोंट कंसीडर दिस एज एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो हम लोग इनवॉलंटरी, जब भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखते हैं तो हम लोग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखते हैं। ओके, सो ये हुआ एक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट और भी कई तरह के होते हैं, जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? दुर्गा पूजा हाँ के भैया। टाइम जैसे। यस यस, बोलो, गो अहेड। वैसे जैसे दुर्गा पूजा आएगा, ऐसा है पूजा में ही अपना बिजनेस करेंगे, शॉप मतलब यस, सामान बेचेंगे, फिर पूरा साल रहेंगे। ओके, वेरी गुड। अनिशा तुम कुछ बोल रही थी? मैंने बोल तो दिया। अच्छा, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब कोई एक पर्टिकुलर सीजन में हम लोग काम करें और उसके बाद हम लोग पूरा बेरोजगार हो जाए। जैसे दुर्गा पूजा में कुछ लोग जो मेला लगाते हैं, वो लोग सिर्फ दुर्गा पूजा के 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं काफी दिनों तक। और एग्जाम्पल हो सकता है फार्मर्स का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, एक है राबी क्रॉप और एक है खरीफ क्रॉप। ओके, तो जनरली एक जो है वो समर में होता है, एक विंटर में होता है। तो जो फार्मर्स राबी क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं वो दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और जो फार्मर्स खरीफ क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं वो दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ओके, सो इसको एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Now remember, whenever you are writing the answers, you have to give these examples. Farmer वाला example, दुर्गा पूजा वाला example, ये सारे examples आंसर में होना चाहिए। ओके, मैंने लास्ट जब भी कहा वाला था, का एग्जांपल दे सकते हैं? क्या बोल रहा हूँ? आइसक्रीम वाला भी तो विंटर में अनएम्प्लॉयड हो जाता है। किसका वाला? आइसक्रीम। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम वाला भी लिख सकते हो, बट उतना भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम पार्लर विंटर में खुला रहता है, ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम पार्लर विंटर में बंद हो जाता है। ठीक है, बट ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब साउंड आर्ग्यूमेंट देगा तुमको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हाँ रोहित पूछो, क्या सवाल है? गलती से हो गया था। अच्छा, इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी का एक्सपेंशन होना। जैसे अच्छा, मैंने शायद पहला 3 ही पॉइंट डिस्कस किया था ना रोहित उस दिन? नहीं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अटेन, ये सब तो बता दिए थे। अच्छा, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोसेस whereby the real per capita income rises। मतलब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं
कि जब इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, ओके, और अभी 2020, मतलब 74 इयर्स का हम लोग अगर स्टडी करें तो 1947 में इंडिया का जो जीडीपी था और अभी जो जीडीपी है, दोनों में फर्क है, राइट? उस समय जो इंडिया का हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट था और अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों में फर्क है। उस समय जो पर कैपिटा इनकम था और अभी जो पर कैपिटा इनकम है, दोनों में फर्क है। उस समय जो इन्फ्लेशन था, अभी जो इन्फ्लेशन है, दोनों में फर्क है। अभी ये अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग जज कर सकते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा हुआ है। जैसे जीडीपी अगर इंक्रीज किया है यानी कि ग्रोथ हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर फॉल किया है यानी कि ग्रोथ हुआ है, पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज किया है तो ग्रोथ हुआ है, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज किया है तो ग्रोथ हुआ है। ये बात जान के रखो, इन्फ्लेशन कमना नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तब ग्रोथ हुआ है। तो हम लोग जब स्टडी करते हैं दो टाइम पीरियड का, उसमें हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कंट्री का ग्रोथ हुआ है या नहीं। जैसे कि कोई भी इंसान अगर आज 10,000 रुपए कमाता है तो वो अगले 5 साल में ज्यादा पैसे कमाने का सोचता है, तो अपना ग्रोथ होता है। तो उसी तरह कंट्री का भी ग्रोथ होना चाहिए। अभी बात यह है कि कंट्री का ग्रोथ अलग अलग एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अ, देखो हर कंट्री ग्रो करा हुआ है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, ये सब कंट्री ने ग्रो किया है, लेकिन सबका ग्रोथ का स्पीड अलग अलग है। चाइना का स्पीड काफी अलग है, जापान का स्पीड काफी अलग है, इंडिया थोड़ा पीछे है। तो ये जो अलग अलग स्पीड है, ये डिसाइड करता है कि मतलब ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1980s तक, ध्यान से सुनना बात को, 1980s तक इंडिया और चाइना का इकोनॉमी सेम टू सेम था, ओके। लेकिन 1980s के बाद आखिर क्या हुआ कि चाइना ने इंडिया को काफी टाइम्स पीछे छोड़ दिया और काफी आगे निकल गया। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि 80s से लेके 20s तक, मतलब 40 सालों में जो पॉलिसीज चाइना ने लिया, जो फिस्कल पॉलिसीज, और जो फिस्कल पॉलिसीज इंडिया ने लिया, उसमें काफी फर्क रहा होगा। तो क्या तुम में से कोई बता सकता है अपने एक्सपीरियंस से कि आखिर क्या क्या, मतलब तुम्हें लगता है कि इंडिया और चाइना में डिफरेंसेस रहा होगा इन पिछले 40 सालों में, ताकि चाइना इतना आगे निकल गया और इंडिया पीछे रह गया? चाइना अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया, अपने स्किल डेवलप करने पे, और इंडिया कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया बोलना गलत है, कुछ ना कुछ तो किया होगा। कंपेयर टू बहुत कम किया। एनी अदर पॉइंट? चाइना टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अच्छे से किया है। टेक्नोलॉजी का, ओके। तो ये बताओ फिस्कल पॉलिसी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, इस फिस्कल पॉलिसी क्या रहा है कंट्री का? हम लोग फिस्कल पॉलिसी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जब तुम आंसर लिखोगे यू हैव टू राइट अबाउट द पॉलिसीज। वो जैसे एक से ज्यादा बच्चा नहीं हो सकता। अच्छा, यस दैट्स अ गुड आंसर। कि चाइना का एक अच्छा पॉलिसी ये था कि एक से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। जहां तक मेरा आर्ग्यूमेंट नजर आता है कि तुम अगर 1980 से देखा जाए, 80 से लेके 2000 तक, ठीक है, इंडिया का पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, नो स्टेबल गवर्नमेंट, ओके। तुम लोग चाहो तो अपना नोट कॉपी में सब पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नो स्टेबल गवर्नमेंट, इंडिया के पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था 80 से 2000 तक। कोई भी गवर्नमेंट 5 साल अपना ये नहीं कर पाया, रूल नहीं कर पाया, बीच में ही सरकार टूट जाता था। तो जब इस तरह का काम होता है, ओके, तो तुम लोग मतलब समझ सकते हो कि अगर अगर तुम्हारे क्लब में, पाड़ा के क्लब में समझो एक टीम बना, ठीक है, वो टीम में समझो 10 लोग हैं और वो 10 लोगों ने कुछ काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन अगले ही हफ्ते वो 10 जन का टीम में झगड़ा हो गया और एक नया टीम बन गया, ठीक है, फिर अगला 20 दिन में उनके बीच भी झगड़ा हो गया और टूट गया, एक नया टीम बन गया। तो क्या तुम्हारे मोहल्ले का कोई भी काम ठीक से हो पाएगा, ये बताओ? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो काम पहले टीम ने शुरू किया था उसका स्ट्रेटेजी, उसका ब्लूप्रिंट उन लोगों के पास था और वो काम चल रहा था, और चलते चलते दूसरा टीम आ गया। तो क्या होगा, वो टीम पुराना काम को समझ नहीं पाएगा और वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह 80 से 2000 के बीच इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था। 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट काम कर ही नहीं पाया,
क्योंकि गवर्नमेंट आता था, प्लानिंग कमीशन बैठता था, नया चीज प्लान होता था, फिर गवर्नमेंट टूट जाता था ड्यू टू देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। और उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट को मतलब जो सोशल इश्यूज है उस पर किसी भी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया, क्योंकि सबको अपना अपना स्टेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान था उस वक्त। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2000 से हम लोग अगर 2014 तक देखें तो इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा है 2000 से 2014 तक। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 2000 से 2014 तक एक स्टेबल गवर्नमेंट रहा। 2004 तक बीजेपी था, फिर 2004 से 2014 तक कांग्रेस एक स्टेबल गवर्नमेंट बना के रखा 10 साल तक। तो जब 10 साल तक एक ही गवर्नमेंट, एक ही प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेबिलिटी रहेगा, इस बात का गारंटी है। ओके, इसका मतलब तब अभी है, क्योंकि तो 10 साल ही है। मेरे को पता था कौन ये बात सवाल अगला पूछने वाला है, वेट ही कर रहा था इसके लिए। मैं नहीं बताता नहीं, हूँ। वो नहीं, मेरा एक और सवाल ये है वो ना, हाँ, आप हमको समझ ही लिए जो हम वहीं पे घुसे हुए हैं ना। मेरे को पता है ना कौन कहाँ घुसा हुआ है। तो देखो, हाँ विनीत ठीक का है। जो क्वेश्चन है कि ये पिछला 10 साल से तो ये गवर्नमेंट भी है, तो आखिर इसमें इतना अनस्टेबिलिटी क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि जो पॉलिसीज, जो फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लिया है उसमें काफी सारा लूप होल्स है, काफी लूप होल्स है। और ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या क्या है। डेवलपमेंट की तरफ प्रायोरिटी नहीं है। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे फिस्कल पॉलिसी में मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट से क्या समझते हैं हम लोग? सिर्फ जीडीपी बढ़ना या इनकम बढ़ना इज नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता है सोशल साइड से हमारा कंट्री कितना डेवलप हो पा रहा है। हमारे कंट्री में सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो मतलब एनी आइडिया? लड़का लड़की कितना है? हाँ, लड़का कितना और लड़की कितना? लड़का और लड़की का रेशियो कितना है? तो इंडिया का सेक्स रेशियो काफी खराब है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा। देखो पॉइंट नंबर 5, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी क्या है। इनकम इनइक्वालिटी से हम लोग क्या समझते हैं कि कंट्री में कुछ लोग होते हैं जो काफी अमीर होते हैं, राइट, और कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं। तो ये जो अमीरों का पैसा है और जो गरीबों का पैसा है उसमें डिफरेंस कितना है? अगर उसमें डिफरेंस ज्यादा है तो मतलब कंट्री अच्छा कंट्री नहीं है, मतलब डेवलप नहीं कर रहे हैं। और अगर वो डिफरेंस कम है तो इसका मतलब वो कंट्री काफी डेवलप कर रहा है। जैसे हमारे कंट्री में अगर देख लो कि 5 जो सबसे अमीर लोग हैं, ठीक है, 5, वो सारे लोग गुजरात से हैं, 5, ठीक है। भाई इसका कौन मतलब कौन है भैया, नाम बोलिए ना। नाम अंबानी, बताइए जरा। अंबानी, अदानी, उदय कोटक और 2 है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला टॉप टाटा 5, टाटा। टाटा गुजराती नहीं है। तो पहला 5 लोग गुजराती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कंट्री का जो वेल्थ है वो सब वेल्थ कहाँ पे क्लस्टर करा हुआ है? वो सब गुजरात में क्लस्टर्ड है, ठीक है। और अगर तुम दूसरे स्टेट्स में जाओ, जैसे इफ यू गो टू बिहार, इफ यू गो टू यूपी, सम पार्ट ऑफ यूपी, इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सारे गरीब स्टेट है कि नहीं? सारे के सारे पुअर स्टेट्स है। ऐसा क्यों? मतलब एक ही कंट्री में इतना डिफरेंस क्यों कि गुजरात में 5 अमीर लोग आ रहे हैं, टॉप रिचेस्ट, और बिहार, यूपी और नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ देख लो एक, ठीक है, ये सारे कंट्रीज में इतने गरीब लोग हैं। तो ये दर्शाता है कि कंट्री में कितना डिफरेंसेस है, एक ही कंट्री में कितना डिफरेंसेस है। अगर ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ हुआ होता तो ऐसा डिफरेंस नहीं नजर आता। ये 5 लोग जो है वो कम से कम इंडिया के 5 कॉर्नर से आते हैं। कुछ जम्मू कश्मीर से भी आना चाहिए था, कुछ राजस्थान से भी आना चाहिए था, कुछ साउथ से आना चाहिए था, कुछ ईस्ट से आना चाहिए था। तो इसका काफी सारा रीजन है। रीजन ये है कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी काफी है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका बिलीफ्स है, इसलिए रीजंस काफी है। लेकिन वही रीजन जो है वो इंडिया के लिए एक बुरा बात बन चुका है कि इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीजों को तुम लोगों को अपने आंसर्स में फ्रेम करके अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जितना अच्छा फ्रेम कर पाएगा अपने आंसर को, उतना अच्छा उसका मार्क्स आ पाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ पहले, फ्रेमिंग का एक नॉलेज होना चाहिए तुम लोग को। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मतलब एक होमवर्क लिख लो आज, मैं देखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हुआ तुम लोगों का डिस्कस all the objectives of
फिस्कल पॉलिसी elaborately. Okay, write the answer in your own words. ये आंसर मैं कल देखूंगा तुम लोग का, ठीक है? एक दिन का टाइम दिया तुम लोगों को, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आंसर मैं कल देखूंगा, कल सब लोग ये आंसर भेज देगा मेरे को। इसमें तुम लोग को आज मैं जो भी बोल रहा हूँ वही चीज डालना है तुम लोगों को, ठीक है? प्रॉपर पॉइंट वाइज फ्रेम करके लिखना है, एग्जांपल्स होना चाहिए उसमें, और फिर मैं देख के बताऊंगा कि किसका आंसर बेस्ट हुआ। समझ में आया बात सबको? हेलो हेलो, इज दिस क्लियर? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ओके, सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए, बोल दे रहा हूँ। टेस्ट वेस्ट का बहाना नहीं चलेगा, सब लोग आंसर लिखेगा, टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा, इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू attain equilibrium, external equilibrium. Now what is the meaning of external equilibrium? एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि दूसरे कंट्री के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम है या नहीं, यानी कि हर कंट्री कुछ चीज एक्सपोर्ट करती है, कुछ चीज इंपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इक्विलिब्रियम है कि नहीं उसको मेंटेन करने को हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम करना। तो कभी कभी होता है कि कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर लेती है या एक्सपोर्ट नहीं कर पाती उतना, तो कंट्री को क्या करना पड़ता है कि डेट लेना पड़ता है। डेट का मतलब जैसे समझाता हूँ, लोन। लोन, यस वेरी गुड। जैसे इंपोर्ट अगर करना है हमें तो हमारे पास डॉलर्स होना चाहिए, राइट? डॉलर्स होना चाहिए तभी हम इंपोर्ट कर पाएंगे। अब समझो हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, ओके? तो चीज को समझो, हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए जो डॉलर्स चाहिए वो डॉलर्स आएगा कैसे? एक्सपोर्ट करके। यानी कि अगर हम पहले एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कोई चीज सेल करेंगे, तो बदले में फॉरेन कंट्री से हमारे अंदर इनफ्लो होगा डॉलर का, फॉरेन कंट्रीज डॉलर में हमें पे करेंगे, तो हमारे पास डॉलर का इनफ्लो होगा। तो ये डॉलर का जो इनफ्लो होगा उसे हम स्टॉक करके रखेंगे, इसे हम लोग कहेंगे फॉरेक्स। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। अब ये हमारे पास जितना ज्यादा रहेगा हम उतना ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट ज्यादा करो ताकि तुम इंपोर्ट ज्यादा कर पाओ, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम खरीदेंगे दूसरे देश से, जब बाई करेंगे, तब उन्हें भी पे करना पड़ेगा हमें डॉलर में। तो अगर हमारे पास डॉलर नहीं है, यानी अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जैसे डेवलपिंग कंट्री क्या एक्सपोर्ट करती है? एग्रीकल्चरल गुड्स, जिसका कीमत बहुत सस्ता होता है। तो अक्सर एक्सपोर्ट से पूरा उतना पैसा नहीं मिल पाता है जिससे हम लोग अपना रिक्वायर्ड चीज को इंपोर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है? डेट लेती है। डेट यानी कि कर्ज लेती है दूसरे कंट्री से, ठीक है? अब कर्ज ले लिया यानी कि इनफ्लो किस चीज का हो गया? डॉलर्स का। लेकिन ये सारा डॉलर्स डेट वाला डॉलर्स है, कमाया हुआ डॉलर्स नहीं है। अब इन डॉलर्स से इंपोर्ट करती है कंट्री, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे कंट्री के ऊपर डेट चढ़ता जा रहा है, मतलब कर्ज चढ़ता जा रहा है। जैसे गुजरात का कर्ज है अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस गुजरात पे कर्ज है। गुजरात का जो मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल, इतना अच्छा स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद उस पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। इंडिया पे हमेशा तकरीबन 20-25 लाख करोड़ का कर्ज रहता है, ठीक है? तो ये सारा कर्ज इंडिया पे क्यों है? क्योंकि इंडिया को कुछ चीजें ऐसी इंपोर्ट करनी है जो वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि उसके पास डॉलर्स नहीं है। डॉलर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो जितना चीज एक्सपोर्ट करती है उतना से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डॉलर्स उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि इंडिया सस्ती चीजों को एक्सपोर्ट करती है, चावल, दाल, शुगर केन, प्याज, टमाटर, ये सब। और वहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये लोग क्वालिटी चीज एक्सपोर्ट करती है, गाड़ी एक्सपोर्ट करती है, मिसाइल्स एक्सपोर्ट करती है, न्यूक्लियर पावर एक्सपोर्ट करती है। तो इन लोगों के पास काफी पैसा आता है, काफी डॉलर्स आता है एक्सपोर्ट करके। तो हम लोग को अगर अच्छा चीज एक्सपोर्ट करना है तो हमें अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इंडिजीनियस प्रोडक्ट अच्छा बना सके, अच्छा एयरक्राफ्ट बना सके, अच्छा गाड़ी बना सके और उसको एक्सपोर्ट कर सके, ताकि हमारे पास भी अच्छा खासा डॉलर आ सके। अब जब हमारे पास डॉलर आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करके, समझो आज से 50 साल में हम लोग एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और हम गाड़ी वाड़ी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, तो हाँ हमारे पास क्या हुआ कि अच्छा खासा डॉलर्स आ गया। तो पहले उन डॉलर से हम अपना डेट जो है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? डेट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो डॉलर बचेगा उससे हम लोग इंपोर्ट्स करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सबको समझ में आया?
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बाद में पूछूंगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूछना, ये खत्म हो गया, ठीक है। उसी लिंक से ज्वाइन करो सब लोग।